हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम न्यूमेरिकल का अध्ययन किए थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकाले थे सर्किट के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में समझेंगे। और आज की जो आपकी ये टॉपिक है, ये बहुत मोस्ट वीवीआई टॉपिक है सेशन बी के लिए। अगर इसको आप विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे तभी आपकी नेक्स्ट का जो वीडियो आएगा समझ में आएगा, अन्यथा आपको दिक्कत होने लगेगी। तो इस बात को हम ध्यान से आज समझेंगे। और आपको फिजिक्स से डर है, इससे डरना नहीं है। अब फिजिक्स आपसे डरेगा, ध्यान समझिएगा। ये मैं आपको विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। यह थोड़ा सा छोटा बनेगा, लेकिन ये कंसेप्ट वाले वीडियो है, यानी इसका आधार है। इसको समझिएगा, ये सेशन बी का जो है ये आधार है। इस बात को आप समझेंगे तो सबसे पहले हम विद्युत सेल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, इसके बारे में समझते हैं। ध्यान समझिएगा, विद्युत सेल क्या होता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल, ध्यान से इसका डेफिनेशन को समझिएगा। यानी विद्युत सेल उसे कहते हैं, यानी ऐसा युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। और चालक के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर रखते हुए, चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थिर रखते हुए उस सर्किट में लगातार विद्युत धारा, सर्किट का अर्थ होता है परिपथ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय सेल। देखिए यहां से समझिएगा। अब सेल किस प्रकार रहती है, ध्यान से समझेंगे। सेल के जो अंदर होता है वैद्युत अपघट्य भरा रहता है। सेल के अंदर क्या होता है, वैद्युत अपघट्य भरा रहता है। वैद्युत अपघट्य का अध्ययन हम बैक वाले वीडियो में किए हैं। उसका डिफिनेशन कहता है कि जब किसी आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह यौगिक जो होते हैं वह धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। ध्यान दीजिएगा। और जो सेल होती है उसमें आपका इस प्रकार होता है, दो प्लेट होता है, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका निगेटिव। इसको हम बोलते हैं एनोड। ये बैक वाले वीडियो में हम लोग विस्तारित रूप से अध्ययन किए थे, प्रयोग के साथ समझे थे। और इसको हम बोलते हैं कैथोड। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और यहां एक हम बल्ब लगा दिए, बल्ब है। और यहां इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि इससे आपकी क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। मान लेते हैं आई एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान समझिएगा। तो बल्ब का जो होता है एक अपना रेजिस्टेंस होता है। तो बल्ब के रेजिस्टेंस के चलते और इसमें करंट फ्लो होती है, तो ओम के नियम के अनुसार यहाँ विभव उत्पन्न हो जाता है, V बराबर किस सूत्र से, IR सूत्र से। और यह जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वाह प्रतिरोध। यानी किसी सेल के बाहर के जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाह प्रतिरोध। अब और बातें विस्तारित रूप से हम चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि इसको हम बोलते हैं नोड, इसको हम बोलते हैं कैथोड। ये एक बल्ब है, धारा प्रवाहित होती है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित किया जाता है। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर स्थिर रहते हुए और इस सर्किट में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो मुझे एक विभव प्राप्त होता है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। जैसे आपकी एक सेल है,
ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी निगेटिव। और इसका जो आपका वोल्टेज है, मैं मान लिया कि कितना वोल्टेज है, 60 वोल्टेज है। ये कब 60 वोल्टेज है? जब इस सेल से कोई वर्क नहीं किया जाता है। यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि इस सेल का हम व्यवहार उपयोग नहीं करते हैं, इस सेल का हम उपयोग नहीं करते हैं और इस सेल को हम क्या किए हैं, खुला परिपथ में रखे हैं। खुला परिपथ में रखने का अर्थ यह हुआ कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका वोल्टेज कितना है, 60 वोल्टेज है। यानी जब अब सेल से हम वर्क करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसे बंद परिपथ के अंतर्गत रखना होगा। तो हम इसे एक बंद परिपथ के अंतर्गत रख दिए। ध्यान समझिएगा, ये आपकी एक बल्ब है, ये आपकी कुंजी हो गई, बंद परिपथ के अंतर्गत रख दिए। इसका जो वोल्टेज है 60 वोल्टेज है। ध्यान से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। ये 60 वोल्ट है, 7 वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है, 60 वोल्टेज है। अब यहां हम वोल्ट मीटर से जब इन के छोरों के बीच विभवांतर को मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो हम पा रहे हैं कि यहां जो वोल्टेज है आपका, कितना वोल्टेज है, 55 वोल्टेज है। कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, 55 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। यहां एक प्रश्न उठा कि यहां जो आपकी, ध्यान समझिएगा, सेल है, यहां वोल्टेज कितनी है, 60 वोल्ट है, यहां कितनी है, 55 वोल्ट है। तो क्वेश्चन उठेगा कि 5 वोल्टेज का जो विभवांतर है वो कहां गया। सोचिए, 5 वोल्ट का जो ये विभवांतर है वो कहां गया। तो ध्यान से समझेंगे। यहां आइए, अब धारा का प्रवाह 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपके सेल के बाहर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ध्यान से समझिएगा, सेल के बाहर पूछा जाएगा तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और सेल के अंदर आपकी जो ये निगेटिव है उससे किधर जाता है, पॉजिटिव की ओर, यानी ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर। लेकिन इस ऋण इलेक्ट्रोड से जो धन इलेक्ट्रोड की ओर करंट फ्लो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये जो आपकी वैद्युत अपघट्य है, इसका एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं। इसका नाम पड़ा आंतरिक प्रतिरोध। इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। और करंट फ्लो होने के चलते और वैद्युत अपघट्य जो होता है, जब यहां से आपकी, ध्यान समझिएगा, जो आपकी ऋण इलेक्ट्रोड है, ऋण इलेक्ट्रोड से जो धन इलेक्ट्रोड की ओर करंट फ्लो होती है, जो ये वैद्युत अपघट्य है उसको बाधा डालता है। और जिसके चलते बाधा डालता है, यानी इसके पथ पर, इसके मार्ग पर एक रेजिस्टेंस होता है, और इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां भी हमें ओम के नियम से वोल्टेज प्राप्त होता है, और ये वोल्टेज होती है जो यहां लॉस हुआ है। कह रहे थे ना कि 5 वोल्ट कहां गया, तो यहां आपकी प्राप्त हो रही है 55 वोल्ट का, और ये जो सेल है उसका वोल्टेज कितना है, 60 वोल्टेज का। जब उपयोग में लाते हैं इसको, यानी इससे हम वर्क करते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये 5 वोल्ट आपका एक वैद्युत अपघट्य के चलते यहां उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि 5 वोल्ट का जो विभवांतर है वो कहां चला जाता है। अब यहां से ध्यान समझिएगा, ये जो आपकी 60 वोल्ट है, इसी को बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का क्या बोलते हैं, विवाहक, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, और इसे हम ई द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो अगर मुझे इस सेल का विद्युत वाहक बल जो है, इसका अगर मुझे डिफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे, सिंपल से है।
जब किसी सेल को उपयोग में नहीं लाया जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं, या जब किसी सेल को खुला परिपथ में रखा जाता है अर्थात विद्युत धारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच जितना विभवांतर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। चाहे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच भी आप कह सकते हैं, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर हमें टर्मिनल विभवांतर को, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, सेल के विद्युत वाहक बल को हम इस प्रकार से भी डिफिनेशन देते हैं कि एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए जो ये सेल है अपना जितना ऊर्जा क्या करता है? व्यय करता है, खर्च करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। यानी E बराबर आपका सूत्र हो जाता है W बटा Q। ध्यान से समझे, कोई दिक्कत? समझ लीजिए, इसके बाद हम डिफिनेशन लिखेंगे। E बराबर W बटा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब आते हैं टर्मिनल विभवांतर, इसको टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे देना है? जब किसी सेल का उपयोग किया जाता है, यानी जब उस सेल को बंद परिपथ में रखा जाता है, तो सेल से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। सेल से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच या दोनों टर्मिनलों के बीच, दोनों छोरों के बीच जितना विभवांतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल विभवांतर। उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर। ये 55 वोल्ट जो है ये आपकी टर्मिनल विभवांतर है। क्या है? टर्मिनल विभवांतर है। कोई दिक्कत? अब आते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध में। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? कि जब किसी सेल में अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत अपघट के चलते उस विद्युत धारा में क्या होता है? रुकावट उत्पन्न होता है, और वह रुकावट जिस रेजिस्टेंस के चलते उत्पन्न होते हैं उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एक बात यहां से, और एक बात आप याद रखिएगा जो मोस्ट वीवीआई बातें हैं, जो ये टर्मिनल विभवांतर है, जो आपका टर्मिनल विभवांतर है, और जो आपका विद्युत वाहक बल है, ध्यान से समझेंगे, जो आपकी टर्मिनल विभवांतर है, जो आपकी विद्युत वाहक बल है, कब टर्मिनल विभवांतर बड़ा होता है, कब विद्युत वाहक बल बड़ा होता है, कब विद्युत वाहक बल छोटा होता है, कब टर्मिनल विभवांतर बड़ा होता है, इस बात को समझिएगा। देखिए, जब सेल को खुले परिपथ में रखा जाता है, यानी इस कंडीशन में, ये वाला जो कंडीशन है, ध्यान समझेंगे, खुले परिपथ में रखा जाता है, तो उस केस में जो आपकी टर्मिनल विभवांतर है, जो आपका विद्युत वाहक बल है, वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? जब सेल से, कहने का अर्थ हुआ कि धारा नहीं ली जाती है, तब। जब सेल से धारा ली जाती है, यानी उस सेल को बंद परिपथ में रखा जाता है, तो उस केस में, आप सामने दिखाई दे रहा है, उस केस में जो ये टर्मिनल विभवांतर है, इस विद्युत वाहक बल से आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उस केस में टर्मिनल विभवांतर का जो मान है सेल के विद्युत वाहक बल से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तीसरा रीजन है कि जब सेल को बाहर से धारा दिया जाता है, जब इस सेल को हम बाहर से धारा देते हैं, कहां से देते हैं? बाहर से धारा देते हैं, तो उस स्थिति में जो टर्मिनल विभवांतर है वो बड़ा हो जाता है विद्युत वाहक बल से। उस केस में टर्मिनल विभवांतर बड़ा हो जाएगा विद्युत वाहक बल से। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। खुले परिपथ में रखेंगे यानी धारा प्रवाहित
नहीं करेंगे तो बराबर होगा, जब सेल से धारा प्रवाहित करेंगे तो आपकी विद्युत वाहक बल बड़ा होगी, टर्मिनल विभवांतर छोटा होगा। जब सेल को बाहर से धारा दीजिएगा तो टर्मिनल विभवांतर बड़ा होगा और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, छोटा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बारी बारी से सबका क्या कर लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। और एक और बात है, ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान समझिएगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है कि यह जो आंतरिक प्रतिरोध है, ध्यान समझिएगा, जिसको हम बोल रहे हैं स्मॉल आर, यह इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है, जो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इसको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, एक एनोड और एक कैथोड को, तो इनके जो बीच की आपकी दूरी है इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि इनकी दूरी को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाते हैं तो घटेगा। और दूसरा बात है कि जिस विलयन में इस इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है, यानी जितना डूबा हुआ है, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि इसका क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, घटाइएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। और तीसरा है कि वैद्युत अपघट्य के सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी सांद्रता को बढ़ाइएगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत? और एक बात और है कि किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कभी नियत नहीं रहता है, यानी बदलता रहता है। जैसे जैसे आप सेल का उपयोग कीजिएगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बदलता रहेगा। तो आई होप बातें समझ में आ गई होगी। तो इतनी बातें अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए समझने के लिए। इसके बाद हम बारी बारी से सबका डिफिनेशन लिखते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन है, इसका आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। देखिए विद्युतीय सेल क्या है, विद्युतीय सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करके चालकों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखता है तथा इसके द्वारा किसी परिपथ में निरंतर विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसके बाद आता है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका डिफिनेशन कहता है कि जब कोई सेल खुला परिपथ में रहता है यानी विद्युत धारा प्राप्त नहीं की जाती है, विद्युत धारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो उस केस में इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। और इसका उल्टा जब हम बंद परिपथ के अंतर्गत ले जाएंगे यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उनके टर्मिनलों के बीच उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहा जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जो टर्मिनल विभवांतर है बराबर होती है विद्युत वाहक बल के, कब, जब सेल से धारा नहीं लिया जाता है तब, यानी जब उसे खुले परिपथ के अंतर्गत रखा जाता है तब। टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है विद्युत वाहक बल कब, जब सेल से धारा ली जाती है यानी उसे बंद परिपथ के अंतर्गत रखा जाता है तब। और जब टर्मिनल विभवांतर बड़ा हो जाता है विद्युत वाहक बल से कब, जब सेल को धारा दी जाती है तब, यानी सेल को जब धारा दी जाएगी तो टर्मिनल विभवांतर बड़ा हो जाएगा विद्युत वाहक बल से। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफिनेशन को लिखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इन ए सेल, यानी सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य के कारण विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होता है, रुकावट उत्पन्न होता है। और यह रुकावट जिस रेजिस्टेंस के चलते उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो है यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। टोटल बात तो आप समझ लिए हैं, केवल यहाँ हम लिख दिए हैं, विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह नियत नहीं रहता, सेल के उपयोग करने से इसका मान घटता बढ़ता रहता है, नहीं बार बार उपयोग करने से इसकी मान बदलती रहती है। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम पूरी कहानी समझ लिए, विद्युत सेल समझ लिए, सेल का विद्युत वाहक बल समझ लिए, टर्मिनल विभवांतर समझ लिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।